हेलो गाइस। ये टॉपिक है सेकंड पार्ट है आपका बीए फर्स्ट ईयर का जो सेकंड सेमेस्टर है उसमें आपका सब्जेक्ट है इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर। तो उसका ये सेकंड पार्ट है और फर्स्ट पार्ट मैंने जस्ट अभी अपलोड किया है, तो आप लोग देख लीजिएगा। और ये सेकंड पार्ट है जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, फॉर्मेटिव आर्ट्स में म्यूज़िक एंड थिएटर्स। राइट, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, प्रस्तुति कलाओं की अवधारणा है। अवधारणा की जो विकास हुआ, इसका कहाँ विकास हुआ देखो। सबसे पहले देखो, मानव मस्तिष्क की सौंदर्य विषयक विशेषताओं को प्रकट करना क्या है, कला है। ठीक है, मानव जो सोचता है विषय, किसी विषय के बारे में, उसकी सौंदर्यता के बारे में, तो वो प्रकट होकर जब बाहर आती है तो क्या हो जाती है, कला। जिसे विभिन्न मानवीय भावनाएं जिसे रस मानी जाती हैं। हिंदी भाषा में रस का शाब्दिक अर्थ है मीठा रस, अर्थात आनंद की अंतिम संतुष्टि को बताता है। मानव की भावनाओं को नवरस में विभाजित किया गया है। और नवरस कौन से हैं, देखो, भयानक, हास्य हो गया, भयानक हो गया, रौद्र हो गया, करुण हो गया, वीर है, अद्भुत, विभत्स यानी डराना या फिर मतलब भयानक, भयावह लगना। ठीक है, शांत, और अगला है श्रृंगार रस। ये हमारे 9 रस हैं। ठीक है, अब देखो, कला मानव की भावनाओं को स्वाभाविक रूप से प्रकट करता है। अब अगर हम संगीत की बात करते हैं तो संगीत को देखो, भारतीय संगीत की सबसे प्राचीन परंपरा को हम सामवेद में खोज सकते हैं। सामवेद में क्या है, मंत्रों का उच्चारण राग सुर में किया जाता है। राइट, शब्दों को मंत्र के रूप में उच्चारण किया जाता है, जिसके मंत्र संगीतबद्ध रूप से गाए जाते हैं। आज भी धार्मिक अनुष्ठानों में वैदिक मंत्रों का एक खास स्वर में उच्चारण किया जाता है। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र, जिसमें संगीत के 6 अध्याय हैं। सारंगदेव ने 13वीं सदी में संगीत रत्नाकर लिखा, जिसमें 264 रागों का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। इसी प्रकार मध्यकाल में सूफी और भक्ति संतों ने भी संगीत को बढ़ावा दिया, जिसमें कबीर हैं, मीराबाई हैं, सूरदास, तुलसीदास हैं, विद्यापति जी हैं। ठीक है, ये क्या है, संगीत से जुड़े हुए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रकार। तो मध्यकाल में भारतीय शास्त्रीय संगीत मुख्य रूप से 2 परंपराओं में विभाजित था। सबसे पहला क्या है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, जो उत्तर भारत में प्रचलित था। और दूसरा क्या है, कर्नाटक संगीत, जो दक्षिण भारत में प्रसिद्ध था। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सबसे पहला क्या है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। अब इसमें देखो, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति का काल दिल्ली सल्तनत और अमीर खुसरो यानी 1233 से 1325 ईस्वी तक माना जाता है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि इन्होंने सितार और तबला का आविष्कार किया। ठीक है, नए रागों की भी रचना की। हिंदुस्तानी संगीत के ज़्यादातर संगीतज्ञ स्वयं को तानसेन की परंपरा का वाहक मानते हैं। अब इसमें वाद्य यंत्र कौन से हैं देखो, उसमें ध्रुपद है, ठुमरी है, ख्याल है, ठप्पा आदि शास्त्रीय संगीत की ये अलग अलग विधियाँ हैं। ठीक है, अलग अलग विधाएं हैं। कुछ अत्यंत लोकप्रिय राग देखो, जहाँ जैसे बहार, भैरवी, सिंधु, भीम पलासी, दरबारी, देश आदि। ठीक है, आगे देखो, भारत में संगीत की बहुत विधाएं हैं, जिनमें सितार, सरोद, संतूर, सारंगी आदि प्रसिद्ध हैं। इसके अतिरिक्त पखावज है, तबला है, बांसुरी और शहनाई भी शामिल है। ठीक है, आगे देखो, कर्नाटक संगीत, कर्नाटक संगीत। ठीक है, कर्नाटक संगीत की रचना का श्रेय सामूहिक रूप से 3 संगीतज्ञों, जिसमें श्याम शास्त्री, त्यागराज और मुथुस्वामी दीक्षितर को दिया जाता है। पुरंदर दास कर्नाटक संगीत के एक महत्वपूर्ण रचनाकार थे। हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत में कुछ असमानताओं के बावजूद भी उनमें कुछ विशेषताएं मौजूद हैं। जैसे कर्नाटक संगीत का आलपन और हिंदू शास्त्र संगीत में उसे क्या कहा जाता है, आलाप। ठीक है, जो आलपन है वो हिंदू संगीत के आलाप के समान है। ठीक है, आगे चलते हैं। आधुनिक भारतीय संगीत। ठीक है, अंग्रेजी शासन के साथ पश्चिमी संगीत भी हमारे देश में आया। भारतीय संगीत की मांग को संतुष्ट करने के लिए भारतीयों ने वायलिन और शहनाई को अपनाया। कैसेटों के उपयोग ने धुनों और रागों के मौखिक प्रदर्शन को प्रोत्साहित किया। मतलब क्या है, यहाँ पे जो संगीत था उस टाइम पे, ब्रिटिश के टाइम पे, वो कुछ अमीर घरों में ही सिकुड़ कर रह गया था। लेकिन जब कैसेटों का उपयोग होने लगा, कैसेट्स बनने लगे, तो हर घर में संगीत बजने लगे। ठीक है, हर सभी व्यक्ति संगीत को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, आगे देखो, लोकगीत। ठीक है, लोकगीत में देखो क्या है, शास्त्रीय संगीत के अतिरिक्त भारत के पास लोक संगीत या लोकप्रिय संगीत की एक समृद्ध विरासत है। यह संगीत जनभावनाओं को प्रस्तुत करता है। साधारण गीत जीवन के प्रत्येक घटना को, चाहे वह पर्व हो, नई ऋतु का आगमन हो, विवाह को मनाने के लिए रचे जाते हैं।
हमने देखा होगा जैसे मौसम का आगमन होता है या फिर कोई त्योहार है या फिर किसी का विवाह है, ठीक है, या फिर आप लोग देखते हो कि फसल कटाई के टाइम पे भी कुछ गीत गाए जाते हैं, लोकगीत गाए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, लोकगीत हैं। लोकगीतों का एक खास अर्थ और संदेश होता है। ये अक्सर ऐतिहासिक घटनाओं और महत्वपूर्ण अनुष्ठानों का वर्णन करते हैं। लोकगीत जो होता है वो घटना और अनुष्ठान को देख के करते हैं। जैसे कि वसंत का जब आगमन होता है तब लोग गीत गाते हैं, तो उसके मतलब गाने का मतलब क्या हो रहा है, वो मैसेज दे रहे हैं आपको, संदेश पहुंचा रहे हैं आप तक कि नए ऋतु, वसंत ऋतु का आगमन हो रहा है। फसल की कटाई होती है तो भी गीत गाया जाता है, तो ये बताया जाता है कि फसल की कटाई चल रही है, ठीक है। आगे देखो, अब आते हैं हम नाटक पे। नाटक का उद्भव कैसे हुआ, ठीक है। तो देखो, प्राचीन परंपरा तथा आधुनिक शोध भारतीय नाटक का मूल वेदों में पाते हैं। रामायण में महिलाओं के नतक मंडलों का वर्णन है और कौटिल्य का अर्थशास्त्र में संगीतज्ञ, नर्तकों तथा नाटकों के मंचन का भी वर्णन है, ठीक है। नाटक प्रस्तुति कला की एक अन्य विधा है जो अनंत काल से चली आ रही है, ठीक है। प्राचीन काल से देवी देवताओं के, राक्षस से युद्ध की, मिथि की कथाएं प्रचलित रही हैं, ठीक है। आगे देखो, भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र लिखा है और जनसाधारण के लिए असुर पराजय और अमृत मंथन नामक नाटक लिखे हैं। महान लेखक भास ने उदयन की कथा तथा रामायण और महाभारत पर आधारित नाटक लिखे हैं। नोट करके देखो यहाँ पे क्या है, भरत मुनि के अनुसार नाटक संप्रेषण का सर्वोत्तम माध्यम है। नाटक अधिकांशतः संस्कृत में लिखे गए थे पहले, ठीक है। आगे देखो, भारतीय नाटक और अंग्रेजी नाटक के विशेष रूप से शेक्सपियर के नाटकों ने काफ़ी प्रभावित किया है, राइट। समझ गया है नाटक किसको कहते हैं। आगे देखो, अन्य प्रकार के नाटक कैसे हो सकते हैं, जैसे मंच थिएटर है, रेडियो थिएटर है, नुक्कड़। आप कॉलेजेस में देखते हो स्टूडेंट्स होते हैं वो नुक्कड़ नाटक करते हैं जिसके थ्रू वो कोई मैसेज देते हैं, ठीक है। और संगीतमय थिएटर होता है, एकांकित थिएटर होता है। इसके अतिरिक्त भी बहुत होते हैं। आप लोगों के पास अगर बुक आएगी तो आप पढ़ना, देखना, उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी। लेकिन ये एज अ रेफरेंस के तौर पे मैंने इसमें चीज़ें डाल रखी है कि आप लोगों को पढ़ने में ईजी हो और आप चीज़ों को समझ सको, ठीक है। क्योंकि अभी नोट्स नहीं है इसीलिए मैंने डाला है, ठीक है। आगे देखो, अन्य महत्वपूर्ण नाटक और उसके लेखक, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम में है तो कालिदास ने इसकी रचना की है। पद्मावती है तो मधुसूदन ने, नील देवी है तो भारतेंदु ने, अंधेर नगरी है तो भारतेंदु ने, चंद्रावल है तो जयशंकर प्रसाद ने, प्रायश्चित है इसकी रचना किसने की है, जयशंकर प्रसाद ने, ठीक है। और गाइस, यूनिट जो लास्ट यूनिट था हमारा, विजुअल एंड परफॉर्मेटिव आर्ट्स, म्यूज़िक, पेंटिंग्स एंड थिएटर, ये हमारा ख़त्म हो गया। नोट्स मेरे हैंड रिटन्स हैं, आप लोग प्लीज़ लिख लेना। और मेरे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करना, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और अपने दोस्तों को भी कहना कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। ओके, थैंक यू।